हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वाला चैप्टर किया था। उसके बाद हमारा जो चैप्टर या एक टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अगर प्रॉपर वे में फॉलो करना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टॉप लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ट्रांसफ़र करता है, यही होता है ना, टॉप लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे प्रोवाइड करने की, इसी को क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में सर वो हो जाती है, क्या नाम है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, डेलीगेशन में नहीं होती। डेलीगेशन का ही पार्ट होता है ना, वो डेलीगेशन के ही पार्ट है तीनों। डेलीगेशन में ही मतलब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो सिस्टम है ना, उसको करने का एक तरीका जो है वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का एक डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ मैं, ये टूल किट में दे रखी है, ठीक है। इट रेफर्स टू सिचुएशन which exist as a result of the systematic delegation of authority throughout the organization। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर जो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में काम होते हैं, भाई किसी को काम सौंपना होता है, भाई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, उसको अथॉरिटी देनी है और उससे जवाब लेना है, ये सारे काम जिस प्रोसेस से किए जाते हैं ना, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंटर पावर को बांट देना। मतलब सेंट्रलाइज एक पर्सन है सेंटर में, मान लो एक स्कूल प्रिंसिपल है, स्कूल प्रिंसिपल जो है सेंटर में बैठा है और वो अपनी सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी सभी टीचर्स को बांट देता है। वो किस तरह से इसको बांटता है, उस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो बांटता है। एक हेनरी फ्योल की डेफिनेशन भी दे रखी है, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सबऑर्डिनेट्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है। सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? जो नीचे वाले होते हैं, काम करने वाले। रोल इज़ मतलब सबऑर्डिनेट्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है। रोल इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मैं आपको काम दे रहा हूँ, भाई ये काम आपने करना है, मैं ये दूसरे बंदे को काम दे रहा हूँ, ये आपने करना है। आपकी पावर बढ़ रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपका रोल भी बढ़ रहा है। इससे ये क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए भी और जिसको काम दिया जा रहा है उसके लिए भी। आपके घर वाले आपको काम देते हैं, कुछ सोच समझ के ही देते होंगे, कुछ रोल होगा आपका घर में। या प्रिंसिपल जो है टीचर्स को काम किस लिए देता है? क्योंकि रोल है उनका कुछ ना कुछ। इससे सबऑर्डिनेट्स मतलब टीचर्स की पावर बढ़ती है। एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इज सेंट्रलाइजेशन। इससे ना सेंट्रल पावर कम हो जाती है। जैसे प्रिंसिपल की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, ये नहीं कि पावर एक्चुअल में कम होना, मतलब थोड़ी सी अथॉरिटी कम हो जाती है उसकी। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन में पावर बढ़ जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर कम हो जाती है। हमने तो डिसेंट्रलाइजेशन का पावर का सिस्टम पढ़ना है ना। डिसेंट्रलाइजेशन में जैसे एक मान लो कोई बॉक्स है, बॉक्स में 10 चीज़ें पड़ी हैं, वो तो सेंट्रलाइजेशन है। बॉक्स में से आप एक एक करके चीज़ें बाहर निकालते रहो, वो क्या प्रोसेस है? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब प्रिंसिपल अपनी पावर को बांटता रहेगा, वो प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन है। फीचर्स क्या हैं इसके डिसेंट्रलाइजेशन के? सबसे पहला फीचर है, इसको एक्सपेंड भी कहा जाता है, मतलब एक्सपेंशन करना भी कहा जाता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है बांटना। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। वही बात आ गई, सबऑर्डिनेट्स के रोल बढ़ जाते हैं, मतलब उनको काम ज़्यादा मिल जाता है और उसके रोल अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा वर्क है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा सिस्टम चलता है। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर। नॉर्मल सी बात है, सीनियर्स का काम इससे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और सबऑर्डिनेट्स में काम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डिसीजन आर टेकन बाय द एम्प्लॉइज़ हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम। मतलब डिसीजन प्रिंसिपल की बजाय टीचर्स को लेने पड़ जाते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, क्योंकि काम उन्हीं को दे दिया, भाई आपने करना, अपने तरीके से करो। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों जाती हैं साथ में, एक चीज़ कभी नहीं जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कभी भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती,
साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी, साथ में अथॉरिटी भी जाएगी। अलॉन्ग विद अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज़ डेलीगेटेड। कभी कभी अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट की जाती है, लेकिन पूरी अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगे। आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या इम्पोर्टेंस है, नेक्स्ट पेज पे फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इनिशिएटिव पावर आती है। इनिशिएटिव का मतलब समझते हो, मतलब आगे बढ़ना, एक तरह से आगे जाना। मेरे को कोई काम बताएगा, मेरे को कई बार ऐसा होता है मेरे को काम क्यों नहीं बताया। मैं टीचर हूँ ना, तो मेरे को स्कूल में ऐसे रहता है कि मेरे को काम बताया जाए, कोई नई चीज़ करनी हो या कुछ ऐसा करना हो, मैं चाहता हूँ। वैसे भी होती है कईयों में। हाँ, कई लोग होते हैं भी मेरे को क्यों काम बता दिया, वो सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, इंटरेस्टेड नहीं होते। कभी कभी मतलब इनिशिएटिव पावर इंक्रीज़ हो जाती है, हर सिचुएशन में नहीं है। सबऑर्डिनेट्स में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है ना, जब भी बड़ी मैनेजमेंट मतलब बड़े टॉप लेवल वाले बीच वाले को, मिडिल लेवल को काम सौंपते हैं ना, तो कुछ सोच समझ के सौंपते हैं और सबऑर्डिनेट्स उनको इनिशिएट करके लेते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं। ये फर्म के लिए भी फ़ायदेमंद है और उस पर्सन के लिए भी फ़ायदेमंद है जो काम ले रहा है। कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ काम करना सीखेगा, तो ये फ़ायदेमंद है सबके लिए, बेनिफिशियल है सबके लिए। नेक्स्ट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजरियल टैलेंट भी फ्यूचर के लिए इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे इंक्रीज होगा, देखो मैनेजमेंट क्या करती है, अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देती है, तो सबऑर्डिनेट्स देखते भी तो हैं भी काम कौन किसको दे रहा है, वो कुछ ना कुछ सीखते हैं इस चीज़ से। तो उस चीज़ में क्या होता है कि मैनेजमेंट की मैनेजरियल पावर हर किसी में आ जाती है। हर किसी को अलग अलग काम दे दिया, वो अपने आप मैनेज करेगा, अपने आप देखेगा, अपने आप अपने तरीके से उस काम को करेगा। तो किसके लिए फ़ायदेमंद है, उस बंदे के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल पावर क्रिएट हो रही है, काम करने की पावर आ रही है भी मैंने हैंडल करना, कुछ भी हो जाए। अब टीचर को मेरे को काम दे दिया था, मैं अब फंक्शन था हमारे स्कूल में, तो मेरे को काम दे दिया कि आपने ना बच्चों को एंकरिंग सिखानी है, जो ये स्टेज पे करते हैं। तो मेरे को नहीं इतना कुछ आता था, तो धीरे धीरे स्टडी करी, सीखा, अब बहुत कुछ उसके बारे में सीख लिया हमने, तो एक नया टैलेंट आया एक तरह से। तो सब में अपनी अपनी नए टैलेंट। क्विक डिसीजन मेकिंग भी जल्दी से जल्दी की जा सकती है। जब डिसेंट्रलाइजेशन हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी ट्रांसफ़र होती है, तो आप डिसीज़न लेने के भी काबिल हो जाते हैं, तो डिसीज़न भी लिए जा सकते हैं क्विकली। फॉर द रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की है, जब एक बंदे को अकाउंटेबिलिटी आ जाती है चीज़ की, वो उसकी सोच में, तो मतलब डिसीजन मेकिंग पावर ज़रूरी है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। रिलीफ कैसे मिलता है टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि उनका काम कम हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। वो अपने काम किसको बांट देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी ये फील होता है कि मेरा काम चला गया दूसरे के पास। फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो सब अपना अपना काम अपने अपने काम में लगे हुए होंगे ना, तो डेवलपमेंट ज़्यादा होने के और स्पीडली होने के चांस हैं। ज़्यादा डेवलपमेंट, स्पीडली डेवलपमेंट, हमारी फर्म ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस रहते हैं। 6 पॉइंट पे बेटर कंट्रोल बेटर रहता है। देखो हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हर किसी को अथॉरिटी दे दी, कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम उसी बंदे से पूछेंगे जिसको काम दे रखा होगा, तो कंट्रोलिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर होने के चांसेस हैं। हम उसी बंदे को पकड़ेंगे जिसको काम दे रखा है, किसी और को टोकेंगे ही नहीं। तो कंट्रोल से, हाँ, किसको काम बोला था, सबको इकट्ठे काम दे दो, कन्फ्यूजन अपने आप क्रिएट हो जाएगी, तो दिक्कत होती है इससे। तो ये आपका था, इसकी आपको ये जो है ना, ये आपको अपने आप क्रिएट करनी है, घर से लिख